वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? सेंटर ऑफ मास। कल हमने क्या किया था? सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का क्या करेंगे? पार्ट 2 देखेंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, तो जाकर के ये बात क्या होगी, समझ में आएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। तो इसलिए सभी लोग क्या करें, पार्ट 1 देख लें इसके। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो है उसका पार्ट 1 देख ली जाए, तब जाकर के इस पर आए। चलिए, लेकिन फिर भी रिकॉल करने के लिए हम एक बात बता देते हैं। 2 पार्टिकल सिस्टम का, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या था, हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। जैसे कि मान लीजिए m1 मास यहाँ हो, m2 मास यहाँ हो, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं लाइन जॉइनिंग द मासेस पर होगा। तो कन्वीनियंट के लिए हमने क्या किया था कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो ओरिजिन हो जाएगा, वो ओरिजिन ले लिया जाए, हो जाएगा नहीं, ले लिया जाएगा। तो इससे क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? अगर x1 x2 इसके डिस्टेंसेस हैं, क्या है x1 और x2, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दें, है ना। x1 x2 इसके क्या है, डिस्टेंसेस हैं सेंटर ऑफ मास से, मतलब ओरिजिन से। तो इसके बीच का जो रिलेशन बनेगा वो m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2 ऐसा लेंगे तो सिंपली आपका क्या होगा, सॉल्व करने में सहूलियत होगी। तो अब हम इसका यूज़ करके एक प्रश्न, एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये CBSE के बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये कंपटीशन में भी कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस r, कैपिटल R रेडियस का है, ठीक है। अलोंग द रेडियस, इस जगह पर एक इसको, इसके रेडियस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल को कट आउट कर लिया गया। सर्कल को क्या कर दिया गया, कट कर लिया गया इसमें से, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट विल बी द न्यू सेंटर। तो पहला सेंटर तो यहाँ रहा होगा, जो कट सेंटर है C1 यहाँ रहा होगा। न्यू सेंटर डेफिनेटली, अगर इधर से मास को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, यहाँ से मास को क्या कर देते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से मास को अगर हम लोग बाहर कर देते हैं तो जो सेंटर पहले यहाँ रहा होगा डेफिनेटली इसी लाइन पर, चूँकि निकलने के बाद ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसके निकलने के बाद भी ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ये जो फिगर है, ये वाली फिगर जो रेस्ट फिगर है, वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस लाइन के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इधर जो होगा C2 शिफ्ट कर जाएगा। डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास से इसका सेंटर का डिस्टेंस r/2 होगा, ओके। चलिए, तो सबसे पहले जो हम काम करने वाले, ये तो फार्मूला था, हम लोग रख लें। पहला जो काम करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग मान के लेट क्या, सरफेस डेंसिटी, सरफेस से ही चलते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क, ये क्या ले लें हम लोग, चलिए D ले लेते हैं, है ना। डेंसिटी को D ले लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी को D ले लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में D की वैल्यू कितनी होगी, D की वैल्यू हो जाएगी, टोटल मास अगर m मान के चले तो इसको डिवाइड कर दे किससे, πr² से, तो यही इसकी क्या बन जाएगी, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, m/π
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो एरिया ऑफ कट पोर्शन कितना होगा? एरिया ऑफ कट पोर्शन ये पाई आर बाई 2 के हिसाब से चलते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, 1/4 ऑफ द टोटल पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका मास m डैश कितना होगा? अगर हम क्या करेंगे, इसको एरिया से, यही आपका एरिया है, तो एरिया से डेंसिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया को जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं ये m/4 आने वाला है। तो जो रिमेनिंग मास है, रिमेनिंग मास कितना होगा? रिमेनिंग मास कितना होगा भैया? चलिए ऊपर आते हैं। रिमेनिंग मास कितना होगा? m डबल डैश से ले लीजिए, m1 m2 ले लीजिए, इसको m1 कह लीजिए। रिमेनिंग मास m2, जो माने ये सर्कल निकलने के बाद जो मास बचा वो कितना बचा? सर्कल से कट निकलने के बाद जो मास बचा वो कितना बचा? तो सर्कल ये निकलने के बाद जो मास बचेगा वो जाहिर सी बात है m टोटल मास था, उसमें से m/4 को काट करके अपने बाहर निकल गया, तो m माइनस m/4 दैट इज 3m/ कितना 4, सिंपल। तो कौन, अब तक हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि कौन मास कितना था, कितना बचा, कितना गया। चलिए, m/4 इज लोकेटेड एट C1, एंटायर m इज लोकेटेड एट C, एंटायर m कहाँ लोकेटेड है? तो इस C पॉइंट पर, और जो रिमेनिंग मास होगा उसका सेंटर कहीं ना कहीं, इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये चला आएगा इस लाइन पर थोड़ा सा पीछे, डेफिनेटली पीछे आएगा, क्योंकि यहाँ से मास हट जाएगा, इधर का मास ज़्यादा हो जाएगा, उधर का मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, ये न्यू सेंटर है, तो इससे r/2 डिस्टेंस ये है, तो इससे डिस्टेंस क्या मान लिया जाए? चलिए x मान लेते हैं, x मान लिया, और इसको हम लोग अप्लाई कर दें, सिंपल। यहाँ तक करने में जो बात थी सो थी, अब इसको हम लोग सिंपल ये अप्लाई कर, m1 x1 = m2 x2, सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। m1 कितना? m1 x1 = m2 x2, ये सीधे सीधे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर जब हम लोग इसको सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना मास बचा है, 3m/4, तो m1 के रूप में क्या ले लिया जाए, 3m/4, 3m/4, x1 का मतलब x हमने यहाँ लिया है, और m2 का मतलब m/4, चूँकि यहाँ पर मास जो हमने निकाला है m/4 होगा, और x2 कितना है, ये है r/2, ये है आपका r/2, x2 कितना है, r/2 है ना, ये पूरी रेडियस इसकी r है, तो इसको डायमीटर मान करके सर्कल कट करेंगे तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अब सब कुछ जब हट जाएगा तो x की वैल्यू r/6 निकल जाएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई कि अगर ये इस क्वेश्चन को कोई लगा रहा होगा बोर्ड का स्टूडेंट तो वो इस प्रोसेस को फॉलो कर लेगा। अगर इसी क्वेश्चन को या ऐसे ही किसी क्वेश्चन को कोई कंपटीशन में गया होगा तो क्या करेगा, वो सीधे सीधे देखेगा। 2-3 पॉइंट उसको ध्यान देना है। सबसे पहले कि इसके हटने के बाद सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा, तो इसके हटने के बाद सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यही लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी रिमेनिंग। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये एक पॉइंट 1, पॉइंट 2 क्या वो ध्यान देने वाला है। पॉइंट ये 2 ये ध्यान देना कि व्हाट इज द कट मास एंड व्हाट इज द रिमेनिंग मास। व्हाट इज द कट मास, तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो जो एरिया का रेशियो होगा वही मासेस का रेशियो होगा। तो सबसे पहली बात उठती है कि इसका एरिया होगा कितना इसका। तो कोई भी सिंपली जब वो एरिया निकालने के लिए जाएगा तो एरिया के निकालेगा तो पाई रेडियस r/2 हो गया, है ना, तो ये πr²/4 हो जाएगा, πr²/4। तो देखा जाए तो पूरा का एरिया πr², तो ये 1/4 है, यानी कि इसका मास हो जाएगा m/4, इसका मास हो जाएगा m1 जो हो जाएगा m/4 हो जाएगा। m/4 मैंने फोर्थ पोर्शन इसका हो गया, है ना, तो फोर्थ पोर्शन ये इसका हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट का 3m/4 हो जाएगा, 3m/4 हो जाएगा। और ये फार्मूला सीधे सीधे वो अप्लाई कर देगा। बस यही इतना ही शॉर्टकट हो सकता है और इतनी ही छोटी बात की जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा, अब मैं यहाँ पर एक बता दूँ ये मेथड किस में लगेगा।
ये कट कब होगा, यहाँ नोट कीजिए, नोट करने वाली बात है, इसको नोट करके रखिए, उसके बाद ही कोई बात कीजिएगा। रेगुलर फिगर आउट ऑफ रेगुलर फिगर कट आउट ऑफ रेगुलर। किसी रेगुलर फिगर से अगर कोई दूसरा रेगुलर फिगर को हम क्या करते हैं, काट करके बाहर निकाल जाते हैं, तो रिमेनिंग इरेगुलर फिगर जो बनेगा उसका आप सेंटर ऑफ मास इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, रेगुलर फिगर से अगर इरेगुलर कटआउट निकाल लीजिएगा तो नहीं निकलेगा, तो नहीं काम करेगा, क्योंकि जो इरेगुलर फिगर का आप कट करके बाहर करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो रेगुलर फिगर के अंदर से अगर रेगुलर फिगर को कट आउट कर देते, रिमेनिंग इरेगुलर फिगर जो रेस्ट इरेगुलर फिगर बचता है उसका सेंटर ऑफ मास इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैंने काट करके निकालने वाली बात जब भी आएगी तो ये पॉइंट याद रखिए, अगर रेगुलर में से अगर रेगुलर को कट करके बाहर आप कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग इरेगुलर फिगर, चूंकि ये जब कट के निकल जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा, तो ये कोई रेगुलर फिगर हो जाएगा, रेगुलर फिगर तो रहेगा नहीं। तो इस इरेगुलर फिगर का हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो ये मेथड हम लोग इस टाइप का मेथड की जो इसको जो है से ये जो है ये, अच्छा हाँ, एक बात मैं बताने के दौरान भूल गया था, वो एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया, जो कॉन्सेप्ट हम बोलना ही भूल गए, इस बात के लिए हम क्षमा चाहेंगे। अब हम इसको टू मास सिस्टम मान लिए। इसको क्यों लगाए, ये तो टू पार्टिकल सिस्टम या टू मास सिस्टम के लिए है ना, इसको क्यों लगाए, इसके लगाने के पीछे का कारण ये है कि ये जो पूरा सर्कल है, अब जब काट करके निकालते हैं तो अब हम इसको दो पार्टिकल मान लिए, ठीक है। अब इसको हम दो पार्टिकल मान लिए, और दो पार्टिकल मानने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि ये जो इरेगुलर फिगर है और ये जो रेगुलर फिगर है, इरेगुलर फिगर और इरेगुलर फिगर का सेंटर कहाँ होगा। तो जाहिर सी बात है, ये अगर इसका सेंटर हो जाएगा जो रेगुलर फिगर आपने कट किया है, जो इरेगुलर फिगर का अगर यदि ये मान जानते हुए कि भाई इस लाइन पर आएगा, ये भी ठीक है ना। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास उसका जो ओल्ड सेंटर है वहीं होगा। अगर उनको फिर से जोड़ दिया, काटने के बाद फिर से जोड़ दिया जाए, तो जो ओल्ड फिगर है वहीं उनका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इसमें इस्तेमाल किया, जो उस समय लगाते वक्त हम बोलना मिस कर गए, ठीक है। चलिए, अच्छा है कि याद आ गया, नहीं तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर याद आया होता तो गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हमने कि जो रेगुलर फिगर के अंदर से रेगुलर फिगर को हमने बाहर किया। जब हमने इसको बाहर किया तो अब हम उसको टू पार्टिकल सिस्टम, टू ऑब्जेक्ट सिस्टम, टू मास सिस्टम मान करके क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। तो टू मास सिस्टम आगे की तरफ मान करके चल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके का और देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन में एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ से काटे, इसमें से कहाँ से कट करें, कट करके कहाँ से निकालें। अगर आप ऐसा कट करके ऐसा सपोज डेट ऐसा कट करके निकाल दीजिएगा तो रिमेनिंग मास का, ये स्क्वायर लेमिना हो जाए है ना, रिमेनिंग मास का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल, वो रेगुलर के बाद भी फिर से वो रेगुलर ही रह जाएगा, तो जो सेंटर ऑफ मास पहले था वही सेंटर ऑफ मास बाद में रह जाएगा। तो ऐसा कुछ कट करने से कोई प्रॉब्लम बढ़ने, कोई स्पेसिफिक बात आने वाली नहीं है। चलिए, तो हम इसमें कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, सर्कल ही काटेंगे, कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 2a लेके चलते हैं, 2a लेके चलते हैं, ठीक है जी, 2a लेके चलते हैं। चलिए, किसी एक क्वाड्रेंट को गायब कर दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए इस पोर्शन को कट कर दी। कल एक क्वेश्चन लगाए हैं हम लोग, है ना, एक क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए। पहले तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, ठीक है, पहले का सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा। अब आप इस पोर्शन को, अगर इस स्क्वायर को ही आप क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको, चलो इसको हम अब सेट कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा, जो कट करेंगे यहाँ होगा। डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कल हम काफ़ी चिल्ला करके इस पर चर्चा किए हैं। डायगोनल का
इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। कितना होगा, जाहिर सी बात है ये ए साइड का होगा, ए साइड का होगा, ठीक है जी, ए साइड का होगा, तो इसका डायगोनल √2a होगा, √2a का हाफ करेंगे तो a/√2 हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ ज़रा जानिएगा, स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ द साइड, तो हाफ डायगोनल √2 टाइम्स √2a/2 दैट इज a/√2, तो आधा डायगोनल a/√2। ये सब टिप्स पर होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, मेमोरी में होनी चाहिए, है ना। ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, मेमोरी में होनी चाहिए। तो ये लेंथ कितना होगा, a/√2, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है ये जो लाइन है इसके अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाएगा, डेफिनेटली इसी लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक, को कट करने के बाद भी इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्री में है ना, ये सिमेट्री में रहेगा, ये जो लाइन है इसी लाइन के अबाउट ये सिमेट्री में है, तो सेंटर डेफिनेटली कहीं इधर शिफ्ट कर जाएगा, है ना, न्यू सेंटर कहीं पर इधर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इसको रिमेनिंग मास को और कट मास को अलग अलग दो पार्टिकल मान करके और इसको उसका सेंटर मानते हुए m1 x1 और m2 x2 लगा दीजिए, m1 x1 और m2 x2 लगा दीजिए, देखिए फटाक दिया जाएगा। देखिए तो जरा सा क्या आने वाला, देखिए तो हाँ, यहाँ पर हम मास का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, चूंकि फोर्थ पार्ट आप निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, ये m/4 होगा, ये m/4 होगा, और रिमेनिंग पार्ट होगा वो कितना होगा, 3m/4 होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 टुकड़े में बट गया, एक टुकड़ा इसके पास है, 3 टुकड़ा इसके पास है, एक टुकड़ा m/4 का हुआ, तो 3 टुकड़े इसके पास, एक टुकड़े इसके पास, तो यहाँ पर लगाइए ना m1 x1 = m2 x2 लगाइए। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए तो इसके बाद क्या होगा, m1 x1 तो m कितना है, 3m/4, 3m/4 x1 मतलब यही तो निकालना है, x m2 कितना है, m/4 x2 कितना है भैया, तो a/√2। तो अब जरा सा सबको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो x = a/3√2, x = a/3√2। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। उसमें कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको किससे निकाला था, इसको हम लोग निकाला था कोऑर्डिनेट से। ये देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हो, कोऑर्डिनेट्स सिस्टम से उसने निकाला, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालना हो तब तो इस तरीके में मत आइए, है ना। यहाँ से यहाँ से ये 3/√2, मतलब ये जो डिस्टेंस है a/3√2। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होता तो 2a0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है ना, 0 2a इसका कोऑर्डिनेट होता, अलग अलग है, इसका सेंटर अलग होता है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट a/2 ऐसा कुछ जोड़ते, a/2 3a/2 हो जाता, ऐसा कुछ जोड़ जाड़ कर हम लोग इसको तब हम लोग अलग अलग करके निकालते, है ना। तो वो भी कर सकते हैं, टाइम तो लगेगा दोनों में लगभग एक ही, बल्कि ये जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर यदि क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, उस तरीके से हम लोग सोचेंगे। हो सकता है कि सीधे ये कुछ तरीका ये दिया हो कि एट बाय व्हाट डिस्टेंस द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स, बाय व्हाट डिस्टेंस द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, तब तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम से जाइएगा तो बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तब आपने इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालिएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालिएगा, तब इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, तब निकलेगा। कहीं अगर मान लीजिए इसको क्या करता है वो आपको कि ये क्वेश्चन कि कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से लगाने की बात नहीं की जाएगी, उसको हटाना पड़ेगा, आपको इस मेथड से आना पड़ेगा। तो आना दोनों चाहिए। ये चूँकि चक्कर क्या है, इसमें से रेगुलर फिगर से इरेगुलर फिगर ही निकाल रहे हैं, तो बच जाता है क्या इसमें, इरेगुलर फिगर। अब इस इरेगुलर फिगर का हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। रेगुलर फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालना कोई टेंशन की बात ही नहीं। जो भी टेंशन की बात है वो किसकी है, इरेगुलर फिगर की। तो इरेगुलर फिगर की सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों की चिंता होती है ना। तो जिसमें एक मेथड ये कि अगर रेगुलर फिगर से कोई एक और रेगुलर फिगर ही हम बाहर कर रहे हैं
तो उसके लिए ये जो तरीका हमने बतलाया है वो सीधा सीधा कितने दूर पर सेंटर शिफ्ट कर जाएगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। इस मेथड 2 पार्टिकल मेथड को मानते हुए इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। चलिए इसी का एक थोड़ा सा एक और तरीका, इसमें से एक सर्कल निकाल के देखते हैं, है ना, इसमें एक सर्कल निकाल के देखते हैं। चलिए तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अब सर्कल हम कहीं से भी निकाल सकते थे इसका, ऐसा नहीं है कि हम यहीं से निकालेंगे, हम इसको कहीं से निकाल सकते थे, कहीं से भी निकाल करके इसके अंदर से सर्कल है, कोई भी स्क्वायर कहीं से। आप सेंटर में निकालिएगा, बिल्कुल सेंटर से निकालिएगा तो क्वेश्चन लगेगा इजी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, क्योंकि न्यू सेंटर ओल्ड सेंटर सेम हो जाएगा। मैंने कहीं से भी कोई सर्कल, कहीं से भी स्क्वायर, कुछ भी काट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पिछले क्वेश्चन जैसा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक सर्कल, इस ऐसे सर्कुलर पोर्शन को कट आउट कर ले रहे हैं, है ना, ऐसा एक सर्कल को क्या कर दिया गया, कट करके बाहर कर लिया गया। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये इसका पहले का सेंटर रहा होगा। ठीक है, ये इसके पहले का सेंटर रहा होगा। अब ये इसका लाइन है, जो कट पोर्शन है उसका सेंटर, जो रेगुलर फिगर है सर्कल है, यहाँ होगा, C1 यहाँ होगा, तो डेफिनेटली इसका सेंटर इधर शिफ्ट कर जाएगा कहीं पर, C2 इधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन होगा इसी लाइन में रिमेनिंग पोर्शन, इसको काट करके तब उसके बाद बाहर देखिए, है ना, ये इमेजिनेशन, यही उसका क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको यहाँ पर भी काट करके आप कर सकते थे, ये कि मैंने ये जो डायगोनल वाली ज्वाइनिंग पर, डायगोनल पर ही कहीं पर इतना डिस्टेंस पर है, वो भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी निकल आएगा। आप ट्राई करिएगा। ओके, चलिए सी। अब यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे आप बताएंगे, ये डिस्टेंस फिर से a/√2, फिर से कितना है, a/√2। अगर 2a साइड मान रहे हैं तो ये फिर से a/√2 है ना, फिर से a/√2, हाँ जी a/√2, या a/√2, हाँ a/√2 ही होगा। यहाँ से अगर मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a/2, रेडियस a/2 हो जाएगा, रेडियस इसका a/2 हो जाएगा, बाकी जो है सो आपका डिस्टेंस a/√2। अब लेकिन चक्कर फंस जाएगा इसका एरिया में, ठीक है ना, एरिया में, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी बनेगी वो m/2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, ये इसकी डेंसिटी होगी। तो सर्कुलर पोर्शन का जो मास आएगा, एरिया, तो πa/2 का होल स्क्वायर इंटू डेंसिटी, मतलब m/4a स्क्वायर। फ़र्क यहीं आ जाएगा, बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा, है ना। ए स्क्वायर तो a/2 का स्क्वायर ऐसा होगा, a स्क्वायर, ये तो πa स्क्वायर हुआ, m हुआ, 4 हुआ इंटू 4a स्क्वायर हुआ, तो ऐसे में a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, πm/16 आएगा इसका मास, किसका, इसका m1 मास πm/16। तो रिमेनिंग मास कितना आ जाएगा भैया, 4a स्क्वायर, रिमेनिंग मास, m टोटल मास था, m माइनस πm/ कितना हो जाएगा, 16 होगा, m कॉमन कर लीजिए, कॉमन m कर लीजिए कॉमन, तो ऐसे में आ जाएगा 16 माइनस π/16, यानी कि कुछ इस टाइप का मास m2 दिखेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली m मास वो लगाइए, m1x1 इक्वल टू कितना, m2x2, m1 कितना, πm, πm/16, x1 तो x लीजिए चूँकि x है, m2 की बात करते हैं तो ये हो गया, है ना, रिमेनिंग मास। ओ m1 x1 m2 x2, तो यहाँ पर तो m2 लिया जाएगा ना जी, उल्टा हो रहा है ना, m2 x2 इक्वल टू m1 x1, चूँकि हम लोग 1 इसको कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर m2 का मतलब m इंटू 16 माइनस π/16 x इक्वल टू m1 बोले तो πm/16, और डिस्टेंस कितना है भैया, a/√2 है। m कैंसिल, 16 कैंसिल,
तो x इक्वल टू पाई अपॉन 16 माइनस पाई a/√2, ये आपका बन जाएगा न्यू सेंटर का पोजीशन। इसके सेंटर से ये निकल करके चला आएगा। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप चाहेंगे भी तो नहीं निकल पाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर चाहेंगे भी तो निकलना मुश्किल होगा कि कट करके अगर इसको बाहर करते हैं, बाहर करने के बाद न्यू सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन बनेगा इसमें ऐसा कटिंग जो बनेगी उसमें से ये कोऑर्डिनेट के तरीके से बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में किसी भी रेगुलर फिगर, याद रखिए, किसी भी रेगुलर फिगर से कोई भी रेगुलर फिगर अगर आप बाहर करते हैं, है ना, कोई भी रेगुलर फिगर अगर क्या करते हैं, बाहर करते हैं, रेगुलर आउट ऑफ रेगुलर, तो रिमेनिंग इरेगुलर फिगर का सेंटर ऑफ मास बहुत ही मजे में इस तरीके से लगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द, जो भी एक्चुअल क्या होगा, ओल्ड सेंटर और न्यू सेंटर, ओल्ड न्यू सेंटर कट पोर्शन का सेंटर, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री खोजने के लिए बहुत ज़्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको हटाएंगे तो उसी लाइन पर पीछे की तरफ क्या होगा, वो शिफ्ट कर जाएगा उसका न्यू सेंटर, है ना, क्योंकि वही लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सेंटर ऑफ मास से दूसरे सेंटर, मान कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका हमारा ये रहेगा। चलिए कुछ और अब देखा जाए। तो फिगर मैंने पॉज स्टेट में ही बना लिया। सेंटर ऑफ मास है सेमी सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का कोई क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ये है आपका, इस तरीके की बात है। ठीक है जी, ओके। आर इज द रेडियस, इसको थोड़ा एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिख वाले लिया है, लेकिन आपको करना एक ही है ना। तो जैसे ही अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की बारी आएगी, टोटल आर है तो इसका टोटल लेंथ, आर्क लेंथ जो होगा वो पाई आर, 2πr होता है, पाई आर इसका टोटल आर्क लेंथ होगा। ठीक है जी, है ना। इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो होगी वो टोटल मास अगर m है ना, टोटल मास अगर m है तो m/πr जो होगा इसकी लीनियर मास डेंसिटी होगी। ठीक है, ओके, है ना, लीनियर मास डेंसिटी m होगी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग इसमें जो प्रोसेस अख्तियार करेगा, ये कोई रेगुलर फिगर है नहीं, सेमी सर्कल रेगुलर फिगर होता नहीं, तो अब इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होगा वो सेंटर ऑफ मास निकालना है। XCM इक्वल टू जो हम लोग जानते थे क्या, इंटीग्रेशन XDM अपॉन कैपिटल M, और लिखा भी था हमने YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन कैपिटल M, इसका इस्तेमाल होगा। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो भैया एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, देखिए देयर इज अ लाइन, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वल एरिया में क्या कर रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसी पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये तो तय है, ये तो तय है। तो आपको वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट के निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर ज़रूरत क्या है, देखते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग एक डीएल पोर्शन, कट पोर्शन डीएल लेते हैं, इसमें से कट पोर्शन क्या ले ले, डीएल, थोड़ा सा फिगर बनाने के लिहाज से बढ़ा लेते हैं, जबकि बहुत एलिमेंट्री होता है। ठीक है, और ये जो सेंटर है जो कि ओरिजिन भी है, यहाँ से इसको कनेक्ट करें, इसको कनेक्ट किया जाए। ठीक है, और ये यहाँ पर एंगल मान करके चलें कि ये कितना है, थीटा एंगल बन रहा है ना, और ये एंगल जो बन रहा हो कितना हो रहा हो, डी थीटा बन रहा हो। एक बात मैं समझा दूं, ऐसे सब क्वेश्चन का रिजल्ट जो आएगा, खास करके जो नीट के स्टूडेंट हो या फिर हमारे JEE मेंस के या बोर्ड वाले के लिए तो खैर है ही नहीं है, वो लोग इसके रिजल्ट को ध्यान रखें। जितना कैलकुलेशन इसमें होगा
इसके कैलकुलेशन को क्यों देखना चाहिए? तो जो लोग जेईई मेंस के या एडवांस के जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा काम का चीज़ हो जाता है। ये तरीका समझ में आ जाता है कि ऐसे किसी फिगर में इंटीग्रेशन प्रोसेस लगा करके हम कैसे सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तरीका जानने से आपको सिर्फ ये नहीं कि एक ये प्रश्न बनने आ जाएगा, जी नहीं, ये तो बोर्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या दिमाग लगाया जा सकता है, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे आप, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है जी, है ना। चलिए, तो अब देखिए कि ऐसा लेने के पीछे का हमारा मकसद क्या था। हमको करना क्या है, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, ओके, अपॉन एम, ये सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, चलिए, तो वाई तो यही होगा ना जी, वाई तो यही होगा ना, है ना, वाई तो यही होगा ना। इसका वाई क्या होगा, यही होगा। ये कितना है, आर, तो इसका वाई ये कितना होगा बता सकते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा, तो इसका ये वाई कितना होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, और चलिए, तो हम लोग अब सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए चल रहे हैं एंटायर का, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन मान कितना कितना सम ऑफ ऑल द मासेस, मान पोजीशन एंड इसका यही लेते हैं भैया, इंटीग्रेशन ऑफ मान सिग्मा एम आर, अरे सिग्मा एम आर लेते हैं ना, सिग्मा एम आर लेते हैं, ठीक है, या सिग्मा डी एम इंटू आर, यही तो तरीका हो सकता है ना, मास और पोजीशन का प्रोडक्ट, मास और पोजीशन का प्रोडक्ट का सम, यही तरीका है ना। तो यही तरीका तो यहाँ पे ले रहे हैं। इसी में फ़र्क इतना है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई कर रहे हैं, या वाई डी एम कर रहे हैं, या वाई डी एम कर रहे हैं, और टोटल मास से क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जब रहता है तो उसको उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा कोई भी हो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, यही तो होता है, यही तो होता है, सिग्मा एम आर अपॉन सिग्मा एम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही तो होता है ना। तो ये तरीका मान कि वाई डी एम करने वाला। अब सबसे पहली बात है कि वाई तो हमने पता कर लिया भैया, अब चाहिए अपने को डी एम। तो ये बताओ डेंसिटी ये है, तो हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि m बाई एल इजकल टू यही ना d होगा, है ना, यही ना इसकी डेंसिटी होगी, यही ना डेंसिटी होगी, m बाई एल इजकल टू कितना डेंसिटी, तरह मैथमेटिकली हम जा रहे हैं। तो m बाई एल इंटू इसको डेंसिटी, यानी m इजकल टू d इंटू एल, ठीक है, m ओहो डेंसिटी को रो ले लो यार, रो ले लो, ठीक है, रो नहीं तो यहाँ d फंसेगा, रो इंटू एल, तो डी एम इजकल टू रो डी एल, सही है, सही है। तो रो का मतलब कितना, m पाई आर इंटू डी एल, यही तो है, यही तो हो रहा है, डी एम इजकल टू एम बाई पाई आर इंटू डी एल। अरे उतना क्यों सोच रहे थे भैया, ये तो एक तरीका हो गया था तुमको किसको दिखाने का, एक तरीका सोचने का, है ना। अरे भैया यूनिट लेंथ का मास कितना, m बाई पाई आर, तो dl लेंथ का एक एक नियम से आइए ना, dl लेंथ का कितना हो जाएगा, तो dl लेंथ का हो जाएगा रो dl, रो dl, रो dl मतलब m बाई पाई आर इंटू डी एल, करेक्ट है ना। चलिए हर बात को थोड़ा सा माइन्यूटली देखिए, ओके। चलिए तो अब हम जो वाई सी एम एक्स तो जीरो होगा, एक्स सी एम इसका जीरो होगा चूंकि सेंटर ऑफ मास इस पर होगा, तो बिल्कुल निकालना चाहते हैं आर कॉस थीटा लगा करके, इसको आर कॉस थीटा लगा करके निकाल लीजिए, देख लीजिए ये जीरो आने वाला है, जीरो आने वाला है, जीरो आने वाला है, जिनको बनता है, या तो फिर मैं दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में कि क्या होता है, ठीक है जी। चलिए अब आप देखिए जरा सा कि डीएल तो पता चल गया, लेकिन डीएल को चाहिए हमको थीटा के टर्म में। थीटा के टर्म में क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि वाई हमको थीटा के टर्म में मिल रहा है,
तो इंटीग्रेशन किसी एक वेरिएबल में होगा तो ठीक होगा। तो dl इन द टर्म ऑफ थीटा कितना होगा? तो एक बात है, r एंगल इज टू आर अपॉन रेडियस, तो डी थीटा की वैल्यू dl अपॉन आर होता है। तो dl इजकल टू कितना होगा? आर डी थीटा होगा। कितना होगा? आर डी थीटा होगा। ठीक है, dl आर डी थीटा होगा। तो अब इसको, इस dl को हटा लगाइए, r और आर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो m बाई पाई, ये कितना हो जाएगा? dl कटा ये d थीटा, ये तो dm कितना हो जाएगा? m बाई पाई d थीटा, dm m बाई पाई d थीटा आ गया। अब dm, अब जो आप हम लोग ycm जो निकालना चाहते हैं, जो इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन कैपिटल M है, जरा देखिए तो ये आपका y भी पता चल चुका और dm भी पता चल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो y का अब इसमें लिमिट आ जाएगा भैया, लिमिट आ जाएगा। लिमिट किसके लिए आएगा? पहले वेरिएबल लिख लें, r साइन थीटा y के बदले लिखा और dm के बदले m बाई पाई डी थीटा, m बाई पाई डी थीटा डिवाइडेड m, ये m तो कैंसिल होने वाला है भैया, ये m कैंसिल है। अब जरा सा बात करते हैं लिमिट की। अब हम बात करते हैं किसकी? लिमिट की। क्या लिमिट लेंगे? थीटा में है ना, तो ये पोर्शन कहाँ से स्टार्ट कर सकते थे हम लोग? कहाँ से लेते? यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से लेते और ऐसे ऐसे पोर्शन लेते 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 कहाँ तक आएंगे? इस तरीके से। तो कितना कितने का एंगल बना? स्टार्टिंग में बना 0 का और लास्ट में बना पाई का। तो ऐसे में इसका लिमिट जो होगा 0 टू पाई का होगा, है ना, 0 टू पाई का होगा। ठीक है, अब m से m कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या बच गया है? 0 टू पाई, r आ गया बाहर, साइन थीटा डी थीटा, m बाई पाई, r बाई पाई, पाई भी तो बाहर आएगा, r बाई पाई। ठीक, r बाई पाई। तो अब है ये r बाई पाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 0 टू पाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वीडियो हमने बनाया नहीं है, लेकिन जब लग जाएंगे तो इतना लंबा लगेंगे, 2-4 महीने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही बताएंगे, क्योंकि अलॉन्ग विद द फिजिक्स हम मैथ के भी टीचर, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको काफ़ी लंबा। जरा देखिए, माइनस साइन आए तो इसको जरा सा पहले क्या, लिमिट को पलट दीजिए, माइनस हटा दीजिए। अगर जो लोग नहीं करते हो वो सीख लीजिए, है ना। कुछ लोग लगते हैं माइनस में उसका वैल्यू को अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल रहे हैं, इससे थोड़ा सा इनकम हो तो जाएगा ही, लेकिन इनकन्वीनियंस होगा। तो r बाई पाई, अब अपर लिमिट cos 0 माइनस cos पाई, तो r बाई पाई cos 0 1, ये -1 होता है, -1 होता है। तो ऐसे में ये सब कुछ मिलकर के आने वाला है इतना, मतलब y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0 होगा। ये बिना कैलकुलेशन किए हम लोग बता सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। r cos थीटा लेकर के सिमिलर प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिए। अब है ना आपके पास टोटल चीज़, तो r cos थीटा लगा करके देखिए, cos थीटा जैसे लगाइएगा उसका इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा पाई टू 0 कीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, 0 0 0 0 0 आ जाएगी। तो मैथमेटिकली भी वो 0 आने वाला है, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। भाई फिजिक्स में मैथमेटिक्स देख रहे हैं ना, मैथमेटिक्स थोड़े देख रहे हैं। तो फिजिक्स हमको पता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसी लाइन पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0 होगा, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास इसके नीचे से कितना पर होगा? ये 2r बाई पाई होगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, अगर ऐसे ही किसी क्वेश्चन में देखिए कि अगर ये ऐसा कुछ बना हुआ हो, इसके ऊपर सिक्कर क्या डाला हो? एक चेन डाला हो, कितने मास का? m मास का। सिग्निफिकेंस क्या है? और हमसे पूछा जा रहा, r इसकी रेडियस है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द चेन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द चेन। क्या सिग्निफिकेंस है? mgh होता है।
mgh, तो हाइट कौन सा ले लें, यहाँ तो 0 हाइट है, यहाँ r हाइट है, तो इनफैक्ट इसका सेंटर ऑफ मास लिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास माने mcm, मास सेंटर ऑफ मास, इंटू g, है ना, m मास h, सॉरी mgHcm माने सेंटर ऑफ मास की हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट। तो mg 2r/पाई, यानी कि 2mgr/पाई इसकी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी यही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे किसी फिगर का इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। तो इसके बाद तो मैं डिस्क का बताने, सेमी सर्कुलर रिंग का था ना, अब जरा सा डिस्क पर हम चर्चा करने वाले थे, लेकिन ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तो पार्ट 3 में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, और जो लोग सिर्फ देख करके आगे बढ़ जाते हों उनको कहना है कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत लंबा जाने वाले, कितना छोटे में छोड़ने वाले हैं नहीं हम, कि बना दिए, कभी मन हुआ 1 महीना बनाएंगे फिर छोड़ देंगे, बहुत कुछ बहुत लंबे से देखना बाकी है, अभी तो स्टार्ट किए। चलिए, धन्यवाद।